क्लास 9 पाठ 12 ध्वनि। किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि बूम, जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती हैं। इस प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायु में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक चाल, ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से कोई पिंड गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल कहते हैं। प्रतिध्वनि, जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परिवर्तित होती है तो वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि का दीवारों से बारंबार परावर्तन, जिसके कारण ध्वनि निर्बाध होता है, अनुरणन कहलाता है। अनुरणन को कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाए जाते हैं ताकि ध्वनि का अवशोषण हो सके। इसके अतिरिक्त कमरे में श्रोताओं की उपस्थिति अधिक हो तो भी ध्वनि का अवशोषण हो सकता है। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका परास 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराध्वनि कहते हैं। इसका परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। पराध्वनि की आवृत्ति ऊंची होती है। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने का पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को टी अक्षर से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। शोर कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। प्रश्न, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? उत्तर, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कारण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, बल्कि विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाता। प्रश्न, ध्वनि निम्न में से किसका रूप है? उत्तर, ऊर्जा का। प्रश्न, किन किन क्रियाकलापों द्वारा हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? उत्तर, किसी वस्तु पर आघात करके, घर्षण द्वारा, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। प्रश्न, ध्वनि का संचरण माध्यम बताइए। उत्तर, ठोस, द्रव और गैस। प्रश्न, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? उत्तर, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाता। संपीड़न किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे संपीड़न कहते हैं। प्रश्न, विरलन किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहते हैं। प्रश्न, ध्वनि तरंगें क्या हैं? यह कैसे बनती हैं? उत्तर, ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है और तरंग एक विक्षोभ है जो कंपमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है। यह तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। यह संपीड़न और विरलन से बनती हैं। प्रश्न, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं?
उत्तर, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? उत्तर, तरंगदैर्घ्य किन्हीं दो निकटतम श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को या एक दोलन को पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आयाम, किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। प्रश्न, पराध्वनिक चाल की परिभाषा दीजिए। उत्तर, ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से कोई पिंड गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल कहते हैं। प्रश्न, ध्वनि बूम किसे कहते हैं? उत्तर, जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती हैं। इस प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। प्रश्न, ठोस, द्रव व गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? उत्तर, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। प्रश्न, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परिवर्तित होती है तो वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोध की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? उत्तर, 17.2 मीटर। प्रश्न, अनुसरण किसे कहते हैं? इसे कैसे कम किया जाता है? उत्तर, ध्वनि या दीवारों के बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बाध होता है अनुसरण कहलाता है। इसे कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाए जाते हैं ताकि ध्वनि का अवशोषण हो सके। इसके अतिरिक्त कमरे में श्रोताओं की उपस्थिति अधिक हो तो भी ध्वनि का अवशोषण हो सकता है। प्रश्न, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना है? मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। प्रश्न, अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि की परास क्या है? उत्तर, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका परास 20 हर्ट्ज से कम होता है। प्रश्न, पराध्वनि किसे कहते हैं? पराध्वनि की परास क्या है? उत्तर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराध्वनि कहते हैं। इसका परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। प्रश्न, पराध्वनि के 3 अनुप्रयोगों को लिखें। उत्तर, पराध्वनि के अनुप्रयोग, पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में की जाती है जहाँ तक पहुँचना कठिन है, जैसे सर्पिलाकार नली, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे आदि। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और तीसरा, चिकित्सा क्षेत्र में पराध्वनि अर्थात अल्ट्रासाउंड का प्रयोग बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न, पराध्वनि की आवृत्ति निम्न या उच्च में से क्या होती है? उत्तर, पराध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है। प्रश्न, इकोकार्डियोग्राफी किसे कहते हैं? उत्तर, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। प्रश्न, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किन किन बीमारियों के निदान में किया जाता है? उत्तर, अल्ट्रासोनोग्राफी एक तकनीक है जिसमें पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे उस अंक का प्रतिबिंब बना लिया जाता है तथा इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर इस फिल्म पर मुद्रित किया जाता है। यह तकनीक अल्ट्रासोनोग्राफी है। इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में निम्नलिखित बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। पहला, शरीर में उत्पन्न असामान्यताओं का पता लगाने के लिए, जैसे ट्यूमर, पित्त पथरी, गुर्दे की पथरी इत्यादि। दूसरा, गर्भाशय संबंधी बीमारियों के लिए। और तीसरा, पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए। प्रश्न, सोनार शब्द का पूरा नाम लिखें। उत्तर, सोनार शब्द का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। प्रश्न, सोनार क्या है? इसका उपयोग लिखें। उत्तर, सोनार एक युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह एक यंत्र है जिसमें एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है।
सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। प्रश्न, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर है। प्रश्न, दो क्रमिक संपीड़नों या शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उत्तर, तरंग दैर्घ्य। प्रश्न, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों को परिभाषित कीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, अनुदैर्घ्य तरंग तरंग जिनमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिनमें तरंग चल रही होती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। जैसे वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंग तरंग जिनमें माध्यम के कण उस दिशा में जिसमें गति कर रही है समकोण पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसे तालाब के जल सतह पर बनी हुई जल तरंगें अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। उत्तर, ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वह ध्वनि की तीव्रता होती है। ध्वनि की प्रबलता की माप ध्वनि स्रोत के कंपनों द्वारा कान तक पहुंचने से होती है। प्रश्न, कंसर्ट हॉल की छतें वर्ताकार क्यों होती हैं? उत्तर, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसलिए होती हैं जिससे ध्वनि परावर्तन के पश्चात हॉल के सभी कोनों तक पहुंच जाए। प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति अनुदैर्घ्य क्यों होती है? उत्तर, जब ध्वनि तरंग वायु से होकर गुजरती है, वायु के कण ध्वनि तरंग की दिशा में समांतर आगे पीछे कंपन करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि तरंग क्षैतिज दिशा में चलती है तो माध्यम के कण भी क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, अतः ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। प्रश्न, बिजली तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होती है, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों? उत्तर, तड़ित बिजली की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तीव्र होती है। चूँकि प्रकाश हम तक जल्दी पहुंच जाता है और गर्जन हम तक निम्न चाल के कारण देर से सुनाई देता है। प्रश्न, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। उत्तर, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस युक्ति के आधार पर बनाए जाते हैं। दूसरा, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता से क्या तात्पर्य है? यह किन कारणों पर निर्भर करता है? उत्तर, किसी एकांक क्षेत्रफल पर इसे 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। प्रश्न, तरंग गति क्या है? उत्तर, तरंग गति माध्यम से प्रागमन करता हुआ कंपन विक्षोभ है जिसमें दो बिंदुओं के बीच सीधे संपर्क हुए बिना दूसरे बिंदु को ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में कोई दो अंतर लिखें। उत्तर, अनुप्रस्थ तरंगे, इन तरंगों के माध्यम से कण गति की दिशा में लंबवत गति करते हैं। इन तरंगों के शीर्ष एवं गर्त बनते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, इन तरंगों से माध्यम के कण गति की दिशा में अनुदिश गति करते हैं। इन तरंगों में संपीड़न व विरलन होता है। प्रश्न, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है? विवेचना कीजिए। उत्तर, बाहरी कान परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है तथा एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटल कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटल तक पहुंच जाते हैं तो झिल्ली के बाहर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपटल को अंदर की ओर दबाता है। इस प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपटल बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपटल कंपन करता है। कर्णपटल के भीतर मध्य कर्ण में इलियम, मेलियस और स्टेपिस नाम की 3 हड्डियां इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्य कर्ण इन ध्वनि तरंगों को अतिरिक्त कर्ण तक पहुंचा देता है। आंतरिक कर्ण में उपस्थित कर्णावत इन दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज देता है। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु की ध्वनि को सुन सकते हैं। ये थी हमारी ध्वनि
अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में अगले क्लास में।